आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अब आया है, जो संशोधित फैसला है, उसका मतलब समझिए। आवारा कुत्ते जो सड़कों से पकड़े गए थे, उन्हें स्टरलाइज करने के बाद, वैक्सीनेटेड करने के बाद दोबारा उसी जगह पर छोड़ा जाएगा। पकड़े गए कुत्तों को वैक्सीन देकर छोड़ा जाएगा, खतरनाक कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब इसकी श्रेणी कैसे डिसाइड होगी, ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ऑर्डर में यह है कि खतरनाक कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा, इस पर पाबंदी होगी। तो देखिए किस तरीके के निर्देश आए हैं अदालत की तरफ से, उसे एक बार फिर से हम आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ लिया, मामला अदालत में गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश आया है। पहला यह कि पकड़े गए कुत्ते नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़े जाएंगे, उन्हीं इलाकों में छोड़े जाएंगे जहां से उनको उठाया गया है। दूसरा यह कि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे, जिनको लेकर खतरा बरकरार है उनको नहीं छोड़ा जाएगा, यह भी आदेश में शामिल है। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा, इस तरह के निर्देश इसमें शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो आदेश आया है। चौथा यह कि कुत्तों के लिए अलग से डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाया जाए, ताकि वहां अगर कोई कुत्तों को खिलाना चाहता है तो उनको फीड करा सके, उनको खिला सके। पांचवा, कोई भी व्यक्ति या संस्था इन सेवाओं में शामिल नहीं होगी। और देखिए, अगर किसी को अडॉप्ट भी करना है तो उसकी परमिशन ली जा सकती है, उसके बाद ही इन कुत्तों को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के तमाम आदेश आए हैं। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता और हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए। विवेक शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए जंतर मंतर से, शालिनी वाजपेयी नोएडा से हमारे साथ हमारी संवाददाता हैं, जयप्रकाश सिंह संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं और पीयूष के पास चलेंगे। पीयूष, सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, जो डर था डॉग लवर्स का कि अगर इन कुत्तों को पकड़ा जाएगा तो शायद इनकी जान को खतरा हो, जिस तरह का शेल्टर्स होम में रख रखाव है, जिस तरीके के इंतजाम है, उसको लेकर भी कई सारे सवाल थे। क्या उन सवालों का जवाब इसमें मिल गया है, या फिर इस मामले में अभी कानूनी जो पेचीदगियां हैं या लड़ाई है वो अभी भी जारी रहेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की पहली लाइन में ये कहा कि इस मामले पर अभी हमने ब्रीफ हेयरिंग की है, यानी कि अभी पूरी हेयरिंग नहीं हुई है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट आगे तक लेकर के गया है और सभी राज्य सरकारों को इस मामले में नोटिस जारी किया है। खास तौर पर इस मामले में केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन विभाग और सभी राज्यों के पशुपालन विभाग को नोटिस जारी किया गया। हाईकोर्ट में ऐसे जितने मामले लंबित हैं, सभी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास स्थानांतरित कर लिया है, ताकि ये मामला पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए और जिनको आपत्तियां हैं वो आपत्ति यहां पर अपनी दर्ज करा सके। क्योंकि पहले जो 11 अगस्त को आदेश जारी किया गया था जस्टिस पार्डीवाला की बेंच की तरफ से, उसमें स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले में सीधे तौर पर आदेश जारी कर दिया गया था, जबकि देश का कानून ये स्पष्ट है और अदालत का भी नियम स्पष्ट है कि हर एक पक्ष को सुना जाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन किया और स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए, भविष्य में स्पष्ट करने के लिए अभी जो 11 अगस्त का आदेश था उसको पार्शियल स्टे कर दिया और साथ ही कई निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में वो निर्देश भी शामिल है जिसमें जो एनजीओ हैं जो खास तौर पर काम करते हैं कुत्तों के लिए और इसके अलावा अन्य छोटे जानवरों के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंचे हैं उनको 2 लाख रुपए शेल्टर होम्स बनाने के लिए देने हैं, जबकि जो पशु प्रेमी यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें भी 25,000 रुपए जमा करने हैं, ताकि शेल्टर होम्स बड़े पैमाने पर बनाए जा सके। चूंकि अभी तक शेल्टर होम्स नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में अगर एक ही शेल्टर होम्स में बड़े पैमाने पर कुत्ते रखे जाते तो जाहिर सी बात है कि ये आशंका बनती थी कि उनकी वो बीमार हो जाएं या उनमें और कोई इन्फेक्शन हो जाए, और वो इन्फेक्शन सिर्फ कुत्तों तक सीमित नहीं रहता, ये भी आर्गुमेंट दिया गया था जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच के सामने। तो ब्रीफ हेयरिंग करके सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी केस पर स्थायित्व लाने के लिए भविष्य में इसको सभी व्यापक स्तर तक के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, ये पूरा मामला व्यापक हो गया है और व्यापक लेवल पर इसकी सुनवाई भी होगी और अलग अलग राज्यों की जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो इस तरह के केसेस चल रहे हैं आवारा कुत्तों से जुड़े, वो भी ट्रांसफर होंगे सुप्रीम कोर्ट में और पूरे देश का ये मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ प्रियंका जी भी मौजूद हैं, समाज सेविका हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा, लेकिन जेपी, क्योंकि बात आपके बीच में अधूरी रह गई थी, मुंबई में आप तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा नजर
नजर आ रही है आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर। इस पर क्या रुख है वहां के लोगों का, जल्दी से बात करें। बिल्कुल समीर, और बड़ा रुख है यहाँ के लोगों का, खुशी है इन लोगों में। और एक बड़ी एनजीओ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो स्ट्रे डॉग एनिमल्स वेलफेयर एसोसिएशन चलाती है, हम इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले हार्दिक भाई, आप बताएं कितनी खुशी है और क्या कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है, क्या लगता है आपको? नहीं, इतनी बड़ी खुशी की बात है कि हमको न्याय प्रथा के ऊपर पूरा विश्वास था, है और रहेगा। आज वफादार कुत्ते देखो, फौज के अंदर भी कितना अच्छा काम करते हैं। उनको इंग्लिश में हम कहते हैं डॉग, डीओजी डॉग, उसका उल्टा करोगे तो जीओडी गॉड होता है। तो जो कुत्ते के अंदर भगवान का नाम छुपा हुआ है, वो कुत्ता कभी भी बिन वफादारी कर ही नहीं सकता। हम कोर्ट का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मैम आप बताएं, आप एक बड़ा एनजीओ चलाती है, आप क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर माधवी चतुर्वेदी, फाउंडर ऑफ स्टे हैप्पी एनिमल फाउंडेशन, इस निर्णय का स्वागत करती हूँ। आज ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, हर एक उस जीव की जीत है जो भगवान के बनाए हुए इस धरती पे आए हैं। लेकिन हमारी जीत अभी अधूरी है, हमारी जीत अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसका सल्यूशन, जब ये मुद्दा उठाया ही है तो इस मुद्दे पे हमें निर्णय कंप्लीटली लेना चाहिए। हम समझ सकते हैं कि इंसानों को तकलीफ होती है और जानवर की तादाद बढ़ती जा रही है, डॉग्स की तादाद, बिल्लियों की तादाद, बस साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि उनके पॉपुलेशन हम कैसे कंट्रोल करें। ये ड्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, हम एनजीओ, हम हर इंसान की बनती है कि हम हर उस जीव जंतु का ध्यान रखें। लेकिन आंकड़े बताते हैं रेबीज के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मुंबई में भी बढ़ रहे हैं, 54 केस तो सिर्फ दिल्ली में हो गए। नहीं, आप ये रेबीज का केसेस जो आप काउंट करते हैं, अगर एक इंसान को कुत्ता काटता है, और रेबीज के इंजेक्शन सिर्फ कुत्ते के काटने पे नहीं है, बिल्ली के स्क्रैचेस पे भी है, बंदर के काटने पे भी है, ये किसी भी जानवर के खरोच से भी है। और एक इंसान को 5 वैक्सीन लगते हैं, तो आंकड़े जो दिखाते हैं वो एक जो 5 इंजेक्शन दिए तो 5 आंकड़े दिखाते हैं। तो मैं उन आंकड़ों पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन अगर हम रेबीज की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रेबीज के केसेस कुत्ता काटने की वजह से ही होते हैं, कुत्तों के काटने की वजह से ही होते हैं। प्रियंका राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, अभी जो सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप कैसे देखेंगी, क्या ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया था उन्हें छोड़ा जाएगा स्टरलाइज करने के बाद, वैक्सीनेटेड करने के बाद उसी एरिया में। तो डॉग बाइट के जो केसेस हैं वो तो फिर वैसे के वैसे ही रहेंगे। देखिए, परेशानी पहले भी कुत्तों से ज़्यादा नहीं थी, परेशानी जो डॉग लवर्स हैं उनसे ज़्यादा होती है। और जो सो कॉल्ड, अभी आप सोचिए ना, डॉग को भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। अभी आप रेबीज़ के आंकड़े भी उसमें भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि किस तरह से रेबीज़ होती है और नहीं होती है, ये भी मानने को तैयार नहीं है कि डॉग बाइट होती हैं। इस तरह के जो डॉग लवर्स हैं, जब हम लोग जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि आक्रामक डॉग है, फेरोशियस डॉग है, ये कुत्ते काटते हैं इंसानों को। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो ये काटने वाले कुत्ते हैं, जो खतरनाक कुत्ते हैं, इनको शेल्टर होम में भेजा जाए, तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि उस ऑर्डर के अंदर अब डिसाइड कौन करेगा? क्या प्रशासन करेगा या फिर जो कानून है वो डॉग लवर्स और एनजीओ के हाथ में चला जाएगा? क्योंकि अगर एनजीओ के हाथ में जाता है ये चीज, वो लोग तो कभी मानेंगे ही नहीं, वो लोग कभी भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि कुत्ते काटते हैं। हम लगातार इतनी बार कंप्लेन करते हैं, वो इस चीज को डिनाई कर देते हैं और उन्हीं खतरनाक कुत्तों के बीच में लोगों को रहना पड़ता है, क्योंकि इसी तरह की ये स्टेटमेंट देते हैं। अब आप सोचिए ना किस तरह की मानसिकता है कि आपके सामने बच्चों को नोच करके फाड़ दिया जाता है, महिलाएं जो बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल बिल्कुल सकती ऐसी बहुत सारे मामले हैं। और ये तो स्ट्रे डॉग की बात हो रही है, जो घरों के अंदर कुत्ते पालते हैं उनसे भी कई खतरे जुड़े हुए हैं और वो मामले भी हमने दिखाए हैं, उस पर तो अभी बहस चल ही रही है। एक बार फिर से हम चलते पीयूष के पास। पीयूष, आपके साथ एडवोकेट्स मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि ये जो कोर्ट की तरफ से निर्देश हैं फिलहाल के, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इसमें प्रैक्टिकल दिक्कतें कहां हो सकती है? मसलन एक बात कही गई कि सार्वजनिक तौर पर खाना नहीं खिला सकते कुत्तों को, इस चीज को मॉनिटर करना, रोकना, ये कैसे हो पाएगा? हमारे साथ विवेक जी साथ में हैं, डॉक्टर विवेक साथ में है। विवेक जी, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके पिटीशन पर ऑर्डर किया है, उस आदेश में कई पहलू हैं, तो किस तरीके से उनको लागू किया जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ने की बात भी सामने आ रही है।
मैं आपको आज का जो क्या नाम आदेश है उसके मुख्य बिंदु पहले ब्रीफ में आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो ये है कि ये जो पूरा दायरा है, पूरा प्रॉब्लम है, इसके स्कोप को वाइडेंड किया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको भी नोटिस होगा, वो भी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। सेकंड ये है कि जितने हाई कोर्ट्स में इससे रिलेटेड मैटर पेंडिंग है, उनके जो कंसल्ट रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार जनरल है, दे विल आल्सो कम्युनिकेट टू द ऑनरेबल कोर्ट। एंड थर्ड इज दैट, जो आपने कहा कि ABC प्रोग्राम से रिलेटेड बात आती है, तो उसमें अभी उन्हें मतलब से जैसे लगातार कहा गया था कि पकड़ के रखा जाएगा, तो उस चीज़ पे एक तरह का कंसेशन है। और चौथा ये है कि जो पब्लिक फीडिंग है, पब्लिक फीडिंग एरियाज के लोग जाते हैं और जानबूझ के उसे करते हैं, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं उन पे रोकथाम की भी बात आज के उसमें कहा गया है कि एक स्पष्ट जगह बनाई जाए ताकि वहां पर वो खाना खिलाया जाए। और पांचवा एक बिंदु इसमें यह भी है कि जो जितनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं, वो एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर रखेंगे कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी इम्प्लीमेंटेशन है, जो ये प्रॉब्लम है, तो उसे वहाँ पे रिपोर्ट किया जा सके। और इसमें लास्ट बिंदु एक चीज और आपके सामने ये रखूंगा कि इसमें एक कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिसी की तरफ, नेशनल पॉलिसी डेवलपमेंट की तरफ ये लेके जाएगा। और ये एक तरह का ठीक है पीयूष, मैं आता हूं आपके पास। शालिनी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में, और जिस बात का भी थोड़ी देर पहले रवि जिक्र कर रहे थे कि सोसाइटीज में, अपार्टमेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन गई है। डॉग बाइट के केसेस में इजाफा हो रहा है और डॉग लवर सुनने के लिए तैयार नहीं है। शालिनी, अब जो सुप्रीम कोर्ट की राय निकल कर आ रही है, संशोधित फैसला, इस पर लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल समीर, हमारे साथ वो लोग हैं जो पीड़ित लोग हैं, जो कि डॉग बाइट के शिकार हैं। यहाँ सुबह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक एक पॉइंट पर नज़र बनाए हुए थे। ये देखिए, इनके हाथ में जो बैंडेज बना हुआ है, इनको डॉग बाइट ने जो है वो डॉग की कुत्ते ने काटा था। क्या कहेंगी आप, जो आज फैसला आया है कि आप इस बात से परेशान थी कि लोग अंदर सोसाइटी के अंदर जो है फीड कराने आते हैं कुत्तों को? मैंने ना यही बोला कि भाई जो अगर जिनको प्यार है बाहर जाके खाना खिलाओ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए खतरा है, हमारे लिए भी। जब हम जिसको को काट सकते हैं तो बच्चों का क्या होगा? तो हम तो घर से निकलने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि बच्चों को कैसे करें, क्या करें। फिर या तो हमको साथ साथ रहना पड़ता है, तो या तो हमारे पास तो फ्रीडम नहीं है। हम इसलिए तो रह रहे हैं कि फ्रीडम हो, बच्चों के लिए भी फ्रीडम नहीं है। डर ही रहता है कि क्या कर रहे होंगे बच्चे। कम से कम जो फीडिंग पॉइंट जो है वो जहाँ पर बनाए जाए वहीं खिलाने की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। जी, ये फीडिंग पॉइंट्स हैं, ये रेजिडेंट एरिया से कम 1-2 किलोमीटर दूर होने चाहिए, जिससे ये जो हिंसक कुत्ते, आवारा कुत्ते हैं, यहाँ तक रेजिडेंट्स पे कोई अटैक ना कर पाए। यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी का भी एक कंसर्न होता है कि कोई भी जीव है वो कभी भी हिंसक हो सकता है, चाहे उसको रेबीज हो या ना हो। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए बिल्कुल शालिनी, देखिए सोसाइटीज के अंदर रहने वाले लोगों के मन में भी कई सारी शंकाएं हैं, और जिस तरह के हाल फिलहाल में हमने मामले देखे हैं, उन मामलों ने चिंता बढ़ाई है। विवेक के पास चलते हैं। विवेक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। विवेक, क्या रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट के इस फिलहाल जो आदेश और निर्देश आए हैं उस पर? देखिए, जंतर मंतर पर काफी समय से ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सुनवाई की थी, उसको लेकर यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि इन्हें उम्मीद थी कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो 11 तारीख को फैसला सुनाया गया था उसमें संशोधन किया है, और जो डॉग्स पकड़े गए थे उनका टीकाकरण नसबंदी करके उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा जहाँ से उन्हें उठाया था। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से सुनवाई हुई है? इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सारे जजेस को, जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और सच्चा फैसला लिया है, क्योंकि उनका भी अपना घर होता है, तो वो वापस आएंगे तो जो फीडर्स हैं वो भी खुश होंगे। मैं इस वक्त मैं स्पीचलेस हूँ, बट मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। आप क्या कहेंगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले को? सर, ये लूप होल निकाल के इन्होंने काफी वन साइडेड ही है, सिर्फ स्टे लगाया है और बोला है बच्चों को वापस रिलीज करने के लिए। बट देन कौन डिसाइड करेगी कि कौन फिरोशियस है, कौन ठीक है डॉग? क्योंकि अभी भी ये होता है कि जो डॉग हेटर्स हैं वो पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये डेंजरस है, इसने हमें बाइट किया, बट कौन चेक करने जाता है कि सच में बाइट किया या नहीं किया, या उसी पर्टिकुलर डॉग ने बाइट किया है या नहीं। पर जो डॉग लवर्स मौजूद हैं उनका रुख तो बिल्कुल एक तरफा नजर आ रहा है, और जो बदलाव किए गए हैं, जो संशोधन किए गए हैं पुराने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें भी उन्हें कमी नजर आ रही है। राखी जी, सॉल्यूशन क्या है? अभी हमने अपार्टमेंट्स के लोगों की बात सामने रखी, तमाम केसेस एक के बाद एक अपार्टमेंट से, सोसाइटी से सामने आ रहे हैं जहां पर पालतू कुत्ते हमला कर दे रहे हैं, और जो डॉग ओनर्स हैं
वो भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। लिफ्ट में जाएंगे तो डॉग मजल कुत्ते के मुंह पर लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये समस्या तो बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट जब व्यापकता इसकी बढ़ाएगा, व्यापक लेवल पर इसकी सुनवाई होगी, तो आपको लग रहा है कि कुछ हल निकलेगा पूरे देश में इस समस्या का? देखिए, मैं समय ये कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ये समझ रहा है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम 4th नंबर में स्ट्रे डॉग्स में ऑल ओवर वर्ल्ड, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। रेबीज में भी हम काफी आगे हैं। तो ये चीजें जो हो रही हैं बहुत गलत है। इट्स थ्रेटनिंग। बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। अगर आप सोसाइटीज में जाके क्यों रह रहे हैं कि विद इन प्रीमाइसेस बच्चे सेफ एंड सिक्योर होकर खेल सके, बुजुर्ग अपना वॉक कर सके, फीमेल्स वॉक कर सके। हम डे टू डे की एक्टिविटीज ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, वो सेफ्टी खत्म हो गई। सेफ्टी पूरी खत्म हो गई है। ठीक है, उनके भी स्ट्रे डॉग्स की भी अपनी फंडामेंटल राइट्स हैं, बट जो फिरिशियस है, जो काट रहे हैं, जो कि आपको बाइट कर रहे हैं, जो आपके काम है कंपोज्ड है, उनके लिए उन्हें कहा कि वो रहें। लेकिन जो अगर एग्रेसिव हैं तो उनको हटाया जाए। जो रेबीज से इन्फेक्टेड है उनको हटाया जाए, जिससे कि और वापस ना आने जाए। जब वो प्रॉपर्ली सही हो जाए तभी वापस आके रहें, जिससे कि जो डेंजर है वो खत्म हो। हम सबको इसमें नुक्स निकालने की बजाय सुप्रीम कोर्ट से कोऑपरेट करना चाहिए, जिससे कि आगे सोल्यूशन प्रॉपर निकल सके। आप अगर नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड में उन्होंने ये करा है कि जो डॉग लवर्स हैं, जिनको प्रॉब्लम थी स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में रखा जाए, तो उनसे कहा कि अडॉप्ट कर लीजिए। तो वहां पे उन्होंने कहा अगर आप परचेज करेंगे किसी डॉग को तो उसमें आपको हाई टैक्सेस देने पड़ेंगे, लेकिन आप अडॉप्ट करेंगे स्ट्रे डॉग तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जो डॉग लवर्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जाए वो उसको अडॉप्ट कर लें अगर उनको लग रहा है। अडॉप्ट के भी निर्देश तो जरूर आए, लेकिन उसमें एक पूरी प्रक्रिया होगी। दिव्या पुरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फाउंडर करण पुरी फाउंडेशन के। उन्होंने ज्वाइन किया हमें। दिव्या जी, अब सवाल ये है कि निर्देश आ गए हैं, फिलहाल इस मामले को व्यापक तौर पे सुना भी जाएगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये इशू जो है, ये इशू आगे बढ़ेगा नहीं? क्योंकि पूरे भारत में स्ट्रे डॉग्स की जो समस्या है उसको लेकर जो नियम कानून और निर्देश हैं, उसको आखिरकार पालन तो सरकार को और जो संस्थाएं हैं उनको ही कराना है। ये कैसे सुनिश्चित होगा कि ये सही तरीके से पालन हो? नहीं तो आदेश आएगा, फिर ढाक के 3 पात लड़ाई वहीं रह जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो बहुत बैलेंस ऑर्डर आया है। अगर आप देखेंगे, उन्होंने हर स्टेट को इम्प्लीट करा है और उन्होंने हर स्टेक होल्डर को बोला है कि जो आप अगर मदद करना चाहते हैं तो आप इम्प्लीड हो। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रॉब्लम हम कहते हैं, ये प्रॉब्लम एक गवर्नमेंट बॉडी से सॉल्व नहीं होने वाली। हर स्टेक होल्डर को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो NGO हो आपके लोकल लेवल की, चाहे वो फीडर हो आपके कॉलोनी का। आप एक बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। और एक चीज़ जो आई थिंक एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि रेबीज़ डॉग ऐसे घूमते हैं। आई हैव टू टेल यू, रेबीज़ डॉग, अगर कोई कंफर्म रेबीज डॉग होता है वो 3 से 4 दिन में मर जाता है। वो हम NGOs या एनिमल लवर्स भी नहीं चाहते हैं कि वो डॉग्स ऐसे घूमें, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन। अगर रेबीज का डर आपको है तो हमें भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हम पता कैसे चलेगा कि किसको रेबीज है, किसको नहीं है, कौन 3-4 दिन में मरने वाला है, कौन जिंदा रहने वाला है? मतलब खतरा तो वहीं का वहीं है। देयर इज अ सेट प्रोटोकॉल। इस टाइम पे हम सब लोगों को स्टेप अप करना है, और जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द म्युनिसिपल बॉडीज, उनको स्टेप अप करना है और हम लोगों को उनको आंसरेबल बनाना है। एक गैप तो गांव और शहरों का भी है। ये जो जितने भी हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं ये शहरों में है। भाई, क्या गांव में स्ट्रे डॉग नहीं होते? क्या गांव में इस तरह की समस्या नहीं होती? गांव के लोग कितने सेंसिटाइज्ड हैं, कितने एजुकेटेड हैं, वहां भी तो रेबीज के मामले आ रहे हैं और कुत्तों के काटने के केसेस तो वहां भी बहुत सारे हैं। तो उसका क्या होगा? तो पंचायतों को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा? ज्यादातर वॉइसेस जो टीवी पे और पब्लिक में और कोर्ट में है, वो शहरी आवाज हमें दिखाई दे रही है। So this is a public health issue. You know, हम इसको एनिमल इशू बना रहे हैं, बट ये एनिमल इशू नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ इशू है। अवेयरनेस तो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को करनी है, आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स को करनी है, आपके अदर पब्लिक हेल्थ ऑफिसेज जो हर एरिया में उनको करनी है। आप इसको एनिमल इशू बना रहे हैं, जो ये एनिमल इशू है ही नहीं। रेबीज का डर है, रेबीज सिर्फ हमारे कुत्तों से थोड़ी ना होता है, और डॉग बाइट के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पीड़ित लोगों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। इस वक्त शालिनी हमारी संवाददाता उन्हीं पीड़ितों से बात कर रही हैं। शालिनी, संशोधन किया गया है, तो वैसे भी जो डॉग मीन्स जो नॉर्मल डॉग है उनके लिए कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना रहें। बट ये है कि उनका जो इन्होंने जो बोला है कि जो हिंसक कुत्ते हैं उसकी पहचान कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट को इस पे थोड़ा पुनर्विचार करके उसको क्लियर करना चाहिए। मेनका गांधी क्या कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं ये भी। स्ट्रे डॉग्स को उठाया गया, वहाँ पर स्टेरलाइज करके उनको छोड़ा जाना चाहिए। जो आक्रामक कुत्ते हैं या जिनमें रेबीज है
उनको उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कहना है मैम इसका? मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज़ के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज़ एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज़ का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहाँ आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास वो आक्रामक है, हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। मैम, एक और चीज़ कही गई है कि जो पब्लिक फीडिंग एरिया है उसको बनाया जाए कि हर जगह पर लोग खाना ना दें, एक एरिया हो, डेडिकेटेड एरिया हो, वहीं पर खाना दें। बिल्कुल सही है। और अभी तो उनको बोर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे कि ये खिलाने वाली जगह है। ये तो सबसे अच्छी बात है। लोग घबराएंगे कि एक ही जगह पर सबको कैसे खिलाएं, लेकिन एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अगर आपकी कॉलोनी में 30 कुत्ते हैं मान लो, तो 30 कुत्ते 3 जगह में खिलाए जा सकते हैं अपने टेरिटरीज में, लेकिन इधर उधर ना खिलाया जाए। ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बाकी स्टेट्स में भी जो ये समस्या है उस पर एक रास्ता मिलेगा कि कैसे इस तरह की समस्या से निपटा जाए, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की इस तरह की समस्याएं हैं। तो मेनका गांधी को आपने सुना, वो स्वागत कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। जेपी, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। मैम, क्या सॉल्यूशन है? आप डॉग लवर हैं, इतना बड़ा एनजीओ चलाती है, बहुत सारे स्ट्रे डॉग को आपने अब तक ठीक किया है, उनका इलाज करवाया है। सॉल्यूशन एक ही है कि गवर्नमेंट और एनजीओज को मिलकर हमें स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स और वैक्सीनेशन कैंप्स ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। स्कूल में अवेयरनेस कैंप्स होना चाहिए, जैसे हमारे पास मॉरल साइंस करके सब्जेक्ट होता था, एनिमल वेलफेयर करके सब्जेक्ट होना चाहिए, जहाँ बचपन से बच्चों को सिखाया जाए कि एम्पैथी, कंपैशन और जानवरों की बेसिक नीड्स क्या होती है। उसी कारण से बच्चे बचपन से जान पाएंगे कि हमें उस जानवर के लिए क्या करना है। आज की डेट में डर के मारे कई बार पत्थर मार देते हैं, ये सब कर देते हैं और फिर बोला जाता है काट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी नजर में क्या सॉल्यूशन है, आप बताएं। नहीं, ये जो गली के अंदर जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते तो एकदम वफादार प्राणी होते हैं। इनके साथ यदि आप बुरा व्यवहार करोगे तो ही वो बुरा करेंगे। बाकी जिस तरह से कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उनके लिए एक अलग स्थान बनाया जाए, वो स्थान बनता है, लोग वहीं पे ही खाना डाले, तो कुत्ते शायद ये जो तकलीफ होती है वो शायद नहीं होगी। लेकिन ये जो संख्या बढ़ रही है उसका कारण क्या लगता है? ये कारण सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल, जो हमारे एबीसी प्रोग्राम्स है, वो एक बिग फेलियर है, क्योंकि जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो बहुत कम है और उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से सोल्यूशन एक ही है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, एबीसी प्रोग्राम्स होने चाहिए, एनजीओ से मिलकर उनके वैक्सीनेशंस और स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स करने चाहिए। लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र में अगर बिल्कुल 22,000 से ज्यादा लोगों की अपनी अपनी राय है जयप्रकाश, और जिस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं अदालत के इस निर्देश को लेकर। विवेक, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए, चलते एक बार उनके पास फिर से। विवेक, एक चीज तो है कि कोर्ट ने ये निर्देश दिया है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। अभी इस पर व्यापक तरीके से सुनवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि असली लक्ष्य है कि ये डॉग बाइटिंग के मामले कम हो, ये आंकड़े घटें, ये संख्या कम हो, लोगों के जीवन पर जो ये खतरा दिखाई दे रहा है इसका भय भी कम हो और ये वास्तविक रूप से भी कम हो। ये अगर नहीं हो पाया तो फिर इन सारे तरीकों का, इस लड़ाई का, इस अदालती फैसले का मतलब क्या रह जाएगा? ये कैसे इंश्योर होगा? लोग क्या बता रहे हैं, उनकी राय क्या है?
अब्यूज करते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इन लोगों का क्या कहना है। आपसे सवाल पूछूंगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख के फैसले में संशोधन किया है वो सर आपको पता होगा, लेकिन डॉग बाइट के जो मामले हैं वो तो कम नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कि इंजेक्शन लगवाने के बाद फिर सड़कों पर कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो डॉग बाइट के मामले तो वैसे होते रहेंगे ना, इसका समाधान क्या है? सर डॉग बाइट के मामले ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। मैं बचपन से डॉग्स, मेरी मदर ने सिखाया है डॉग्स को, एनिमल्स को कभी मारना नहीं है। मेरी खुद की गली में बच्चे डॉग्स के ऊपर बैठ जाते हैं, कान खींचते हैं, वो कभी कुछ नहीं बोलते बिकॉज उनको खाना मिलता है। अगर मुझे 2 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, मैं भी किसी को अग्रेसिव करूंगी, अपने घर में चिल्लाऊंगी, अपने भाई से लड़ाई करूंगी। सोल्यूशन यही है कि उनको रेबीज का टीका लगाया जाए, खाना खिलाया जाए और हमें ना रोका जाए। जानेंगे उनका क्या कहना है, सीधे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बात की जाए तो मान लीजिए डॉग बाइट के मामले तो लगातार होते रहेंगे, मान लीजिए डॉग्स को इंजेक्शन लगा के सड़क पे छोड़ भी दिया गया, तो इसका समाधान क्या है? सर इसका तो बहुत सिंपल सा समाधान है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के काम कर सकते हैं। हम लोग पेरेंटिंग उस तरीके से करें कि बच्चे डॉग्स के साथ फ्रेंडली हो सके। एंड जैसे हम हैं, हमारे साथ हमारे छोटे नीसेस होते हैं, नेफ्यूज होते हैं, वो भी डॉग्स के साथ होते हैं। उनके साथ ही बाइट केसेस क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज हम लोगों ने उनको ऐसे सिखाया है कि आपको किस तरह से उनके साथ बिहेव करना है। अगर आप डॉग्स के साथ अच्छे हो। विवेक मैं आता हूं आपके पास। प्रियंका राणा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, यहाँ पर जो डॉग लवर हैं वो बात कर रही थी कि भाई बच्चे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली हों। हमने बीते दिनों कई ऐसे मामले देखे जहां पर लोग फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं और कुत्ते ने उनको काट लिया। इसके अलावा अपार्टमेंट्स में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर पालतू कुत्ते बच्चों को काट ले रहे हैं। सेफ्टी का एक बड़ा कंसर्न जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता ये मामला कहीं ना कहीं सिर्फ इस हद तक सीमित होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई रेबीज वाले कुत्ते जो बाहर ना घूमे, किसी को रेबीज ना हो जाए? अगर कोई डॉग किसी बच्चे को काट रहा है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा भी है। उसमें भी लोगों की जान गई है जहां पर रेबीज वाले कुत्ते ने नहीं काटा और बच्चे की जान चली गई। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है इस पर कैसे इसका कोई सलूशन मिलेगा, कैसे निदान होगा इस समस्या का? देखिए अभी तो हम सिर्फ उन आंकड़ों पर बात कर रहे हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू और डॉग बाइट्स और रेबीज के थ्रू हमको पता चले हैं। हाँ। लेकिन उन इंसिडेंट का क्या होगा जब लोग पैनिक के अंदर लोग गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। हाल ही में अभी गाजियाबाद के अंदर एक महिला 2nd फ्लोर से नीचे गिर गई क्योंकि डॉग्स अटैक कर रहे थे और वो डर गई और वो नीचे गिर गई। तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत होते हैं। रोड एक्सीडेंट की हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है जब आप स्टरलाइजेशन की बात करते हैं। स्टरलाइजेशन भी प्रॉपर मैपिंग और प्लानिंग से होता है क्या? अगर प्रॉपर मैपिंग और प्लानिंग से होता तो आज तादाद बढ़ क्यों रही है? आप 10 में से अगर 2 कुत्ते उठा रहे हैं और बाकी छोड़ दे रहे हैं तो मतलब बाकी कैपेबल हैं उनको मल्टीप्लाई होने के लिए। तो आप फीडिंग एरिया कह रहे हैं डेजिग्नेटेड प्लेस में, वो तो पहले से कानून था। लेकिन डॉग लवर्स प्रॉब्लम, फिर से मैं ये कहूंगी कि जो डॉग लवर्स हैं वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। और मैं सारे डॉग लवर्स के लिए, जो कुछ डॉग लवर्स हैं जो ये मानते ही नहीं है कि फेरोशियस डॉग भी होते हैं। लगातार आप जितने लोगों से भी बात कर रहे हैं वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि डॉग्स काटते हैं, वो कहते हैं प्रोवोक करते हैं। इतने सारे केसेस तो मैं अपने हाथ से हैंडल कर चुकी हूं जहां पर मल्टीपल डॉग बाइट्स होते हैं, लेकिन इन लोगों को यकीन ही नहीं आता है कि ये जो है फेरोशियस डॉग है। तो इस तरह की चीजें हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे? और सिर्फ ये कह देना कि स्टरलाइजेशन सॉल्यूशन है, स्टरलाइजेशन तो फिर आप दिल्ली के अंदर तादाद बढ़ क्यों रही है? गाजियाबाद के अंदर आज तक सिर्फ 1 एनजीओ काम करता था, अभी कुछ साल पहले से ही 3 एनजीओ आए हैं। तो आज तक भी प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं हो पाया है। वैक्सीनेशन कहाँ किसको हो रहा है, हर साल कराना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और मैं तो ये कहती हूँ सोसाइटी तो हमारे एक घर है, आपने घरों के अंदर हमारे कुत्ते डाल दिए क्योंकि सोसाइटी फ्लैट्स के अंदर ना आंगन होते हैं ना कुछ है। और वो भी बिना किसी नियम कायदे के, किसी नियम कायदे के कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। और स्ट्रे डॉग पर ना आप मजल लगा सकते हैं, ना लीज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आप पेट डॉग्स की हालत देख लीजिए, लिफ्ट के अंदर बिना। दिव्यापुरी जी, इस पे रिएक्ट करना, आप क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब तो समस्या यह है कि घरों के अंदर, सोसाइटीज के अंदर यह प्रॉब्लम होगी, भाई खाना भी मिलता है, प्रॉपर उनकी देखरेख भी होती है, और ऐसा कोई भी, मुझे नहीं लगता कि सोसाइटीज के अंदर लोग कुत्तों को इस तरह से प्रोवोक भी करते हैं। फिर भी केसेस हो रहे हैं, फिर भी ये बाइटिंग की घटनाएं हो रही हैं। तो इन पर वो लॉजिक तो काम नहीं करता जो कहा जा रहा है कि लोग परेशान करते हैं इसलिए कुत्ते काट रहे हैं। तो यहाँ 2 टाइप ऑफ डॉग्स की बात कर रहे हैं हम, एक पेट और ये माफ करिए, कुछ तो लोग ऐसे डॉग्स को पाल रहे हैं जो उनसे नहीं संभलते। मतलब
छोटे छोटे बच्चे या बुजुर्ग वो डॉग लवर हैं, लेकिन उनके अपने साइज से कई गुना बड़ा साइज का डॉग लेके वो घूमते हैं और वो इतने खतरनाक होते हैं। मतलब पिटबुल के केसेस आए हैं। हम सबका जो है दिल दहल गया कि लोग ऐसे कुत्तों को सोसाइटीज में रख कैसे रहे हैं जिनकी बाइटिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है। उन पर पूरा बायोलॉजिकल उसकी स्टडी है कि उनके बाइट का स्ट्रेंथ क्या होता है, एक बार अगर वो काटे तो कितना गहरा डैमेज कर सकते हैं, और फिर भी लोग इसको पाल रहे हैं शौकिया तौर पर। तो देखो, पेट डॉग्स एंड स्ट्रे डॉग्स आर टू डिफरेंट इशूज हैं यहाँ, और घूम फिर के इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपल बॉडी की ही है। अगर पेट डॉग कीपिंग रूल्स हैं, अगर म्युनिसिपल बॉडी हमारे से पैसे लेते हैं पेट डॉग्स रखने के लिए, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर कि ऐसे कोई इंसिडेंट ना हो। जहाँ तक स्ट्रे डॉग्स का सवाल है, देखो कोई सोसाइटी में लेके नहीं आया है, ये डॉग्स ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे जब आपकी सोसाइटी बनी है। आप एज अ सोसाइटी अगर उनको लुक आफ्टर करे, जैसे इन्होंने गाजियाबाद का एग्जाम्पल दिया है, क्यों नहीं गाजियाबाद के लोगों ने इतने सालों में आवाज़ उठाई कि स्टेट फंडेड एबीसी प्रोग्राम नहीं चल रहा हमारे यहाँ। गाजियाबाद के लोगों ने लगातार आवाज उठाई की समस्या का कोई सलूशन नहीं निकल रहा। यहाँ पर इंसानों की समस्या का कोई सलूशन नहीं निकल रहा। आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। आप बात कर रही हैं कि कुत्तों के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए। एक मिनट कुत्ते स्टरलाइज नहीं हुए, ये गलत फहमी है कि आपको ये लगता है कि डॉग लवर्स, अगर गाजियाबाद में लेकिन अपार्टमेंट के बाहर आवारा कुत्तों को खिलाने पर झगड़े हो रहे हैं के बाद भी और डॉग लवर्स मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं हम यहीं पर खाना खिलाएंगे और इससे कोई समस्या नहीं होगी किसी को। इस पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बात यहां तक पहुंच चुकी है। तो समस्या तो बहुत बड़ी है, इसलिए इस समस्या का सलूशन भी चाहिए। ये आवाज भी लगातार उठ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।